आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा सभी पार्टिसिपेट का, जितने जूम पर पार्टिसिपेट है सभी का स्वागत करता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से दोस्तों आज का मैं आपका विषय बता दूं, टॉपिक बता दूं, सक्सेस फार्मूला फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्या सक्सेस फार्मूला है जो पुरानी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसके रीडेवलपमेंट का, या इस विषय पर बात करने के लिए हमारे कीनोट स्पीकर हैं मिस्टर मुकुंद गोडबोले, जो आर्किटेक्ट हैं, पीएमसी हैं और गोडबोले मुकादम एंड एसोसिएट के करता धरता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और इस कॉन्फ्रेंस को जो सपोर्ट और मॉडरेटिंग करने के लिए मॉडरेटर हैं एस पारसारथी, मिस्टर एस पारसारथी, जो वाइस प्रेसिडेंट है महासेवा के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका दोनों का स्वागत करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तो रीडेवलपमेंट कैसे करें, उन सब तमाम विषय पर मुकुंद गोडबोले जो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट है मुंबई के, वो बताएंगे इस बारे में। और मिस्टर पारसारथी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनका मैं स्वागत करूं, तमाम लोगों का मैं स्वागत करूं दोस्तों। इस लाइन से शुरू करूं, हम जो इस जैसे मीना जी ने कहा कि हम लगातार तमाम हमारे जो लोग लगे हुए हैं, तो उसके लिए मुझे यही कहना, हम तमाम लोग जो कोरोना से हम लड़ रहे हैं, मुझ में और किस्मत में हर बार यही जंग, मुझ में और किस्मत में हर बार यही जंग, मैं उसके फैसलों से तंग, मैं किस्मत के फैसलों से तंग और वो मेरे हौसलों से दंग। आपका हौसला इतना होना चाहिए कि हर समस्या, वो कोविड-19 हो या किसी प्रकार का वायरस हो, इसके लड़ने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में, आपके प्रोफेशन में या आपके जीवन में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में। दोस्तों सभी का स्वागत करते हुए मैं आज की इस कॉन्फ्रेंस के जो मॉडरेटर हैं मिस्टर एस पारसारथी, जो वाइस प्रेसिडेंट है महासेवा के, उनको इन्वाइट करता हूँ। Mr. Parsarthi, welcome to. Thank you, Sunil Sharma ji. Thank you very much. Welcome, Mukund Godbole ji, and welcome all the participants here who have joined us. And I believe हमारा जो actually मुकुंद गोडबोले जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा आज के दिन में कि उन्होंने 2-3 बार आए थे, काफी डिटेल तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में। तो आज के जो सेशन है, मेरा रिक्वेस्ट है आप मुकुंद गोडबोले जी कंसिडर करेंगे शायद, होपफुली, एंड यू कैन प्लीज स्टार्ट दिस सेशन एंड पीपीटी वगैरह जो भी रहेगा उसको थोड़ा सा समराइज करके देन वी विल टेक अप क्वेश्चंस। एंड मेरे पास भी काफी सवाल आए हुए हैं, एंड लेट अस इंटरेक्ट एंड विद द पीपल सो दैट, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग, एंड प्लीज मिस्टर मुकुंद गोडबोले यू कैन स्टार्ट। नमस्ते सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कंपनी गोडबोले मुकादम एसोसिएट की तरफ से रमेश प्रभु सर, पार्थसारथी सर और सुनील शर्मा जी का अभिनंदन और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ये कोविड में आज नॉलेज सेमिनार वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं पार्थसारथी सर को बताऊंगा कि आज का जो पीपीटी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है सक्सेस फॉर्मूला फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये जो सक्सेस फॉर्मूला है माने मेरे सब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, हमारे भी प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हुए हैं, उनकी तरफ से ही हम जो सीखे हुए हैं वही से आज मैं आपको ये सक्सेस फॉर्मूला बताऊंगा। जो गलतियां हमने की है, दैट इज द एक्सपीरियंस एंड विजडम विच आई वांट टू शेयर टुडे। सबसे पहले ये होना चाहिए कि सब सोसाइटी लोगों के बारे में एक जानकारी पक्की होनी चाहिए कि हम ये रीडेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं। जब भी सब लोग कन्विंस्ड हो जाएंगे कि हमारी बिल्डिंग की रीडेवलपमेंट ये जरूरी है, तो बहुत सारा जो विरोध होता है, जो अपोजिशन होता है, वो अपने आप कम हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि बिल्डिंग जो है डिलैपिडेटेड हुई है, एक्सटेंसिव स्ट्रक्चरल रिपेयर्स रिक्वायर्ड है, अपने यहाँ इनफ पार्किंग नहीं है, प्ले एरिया नहीं है बच्चों को खेलने को, लिफ्ट नहीं है, ग्राउंड प्लस 4 माले की बिल्डिंग्स है, और जब भी रात को कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो पेशेंट को नीचे उतरना या ऊपर चढ़ाना लिफ्ट के ना होने की वजह से बहुत तकलीफ आती है। और दूसरी चीज, जब भी हेवी बारिश होती है तो अपने प्लॉट में पानी भर जाता है क्या, कभी कभी संडास में जो स्लज है, मैला है, वो उल्टा अंदर आता है, तो ये तकलीफें हम महसूस कर रहे हैं क्या। दूसरी चीज है, जैसे कि जो एग्जिस्टिंग फ्लैट एरिया है और हमारी ग्रोइंग फैमिली है,
तो ये हमको कम पड़ रहा है क्या? स्टेयरकेसेस वाइड नहीं है, छोटी है, बच्चों को खेलने को नहीं है। मॉडर्न फैसिलिटीज लाइक इंटरकॉम, सिक्योरिटी कैमरा, फ्लावर बेड, फायर फाइटिंग, फिटनेस सेंटर, ये मॉडर्न एमिनिटीज अपने पास है नहीं। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले कि हमको सब लोगों को साथ में लेके जाके ये एक पॉजिटिव अप्रोच तैयार करना है। इसके लिए मेरे जैसे बहुत सारे पीएमसी है जो एक्सपर्ट है, उनको सोसाइटी में बुला के रमेश प्रभु सर का मार्गदर्शन लेके हमको लोगों को मानसिक तैयार करना है कि हमको सबको ये रीडेवलपमेंट जो है वो चाहिए। अब ये रीडेवलपमेंट में सबसे पहले ये जो गाइडलाइंस अंडर 79A दी हुई है, हमको वो रिलीजियसली फॉलो करनी है। अभी मैं गाइडलाइन के डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर हमको क्या क्या लाइन ऑफ एक्शन लेनी है, जैसे कि टेकिंग कोटेशंस फ्रॉम आर्किटेक्ट, देन अपॉइंटमेंट ऑफ आर्किटेक्ट पीएमसी, डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्वे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टेंडरिंग प्रोसेस, comparative analysis of the developers, understanding the developer, shortlisting of developer, finalization of developer, development agreement and power of attorney, finalizing the building plans, approval of building plans, shifting and demolition of the building, commencement certificate, occupation certificate, and then handing over possession. अभी शुरुआत कहाँ से हो जाए? तो शुरुआत तो होती है कभी भी कोई भी डिसीजन हमको लेना है स्पेशल जनरल बॉडी में, तो मिनिमम 20% ऑफ सोसाइटी मेंबर्स शुड गिव एन एप्लीकेशन टू सेक्रेटरी कि ये हमको रीडेवलपमेंट के बारे में चर्चा करनी है और उसके बाद हमको ये डिसीजन लेना है। चेयरमैन भी ये स्पेशल जनरल बॉडी के लिए डिसीजन लेने के लिए मीटिंग कॉल कर सकता है। दूसरी चीज हमको एक ध्यान में रखनी है, कोई भी स्पेशल जनरल बॉडी की मीटिंग हो, उसके 14 दिन की जो नोटिस है, जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग है, सर्कुलेशन ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग है, जब भी हम डिसीजन लेते हैं कि हमको रीडेवलपमेंट करना है तो उसकी कॉपी डेप्यूटी रजिस्ट्रार को सबमिट करनी है। तो ये जो छोटी छोटी फॉर्मेलिटी की बाकी है, जितनी हम फॉलो करेंगे, वॉट एवर डॉक्यूमेंटेशन वी मेक इट प्रॉपरली, तो कल को जाके समझो दुर्भाग्यपूर्ण कोई कोर्ट कचहरी हो जाए या डेप्यूटी रजिस्ट्रार के सामने कोई कंप्लेंट आ जाए, तो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमको ये कोर्टबाजी में कभी भी दिक्कत ना हो जाए। ओके, दूसरी चीज, हमको कोई भी किसी का विरोध लेके आगे नहीं जाना है। हमको हर एक जन को, मैं ये सब पूरा जो प्रेजेंटेशन है टेकिंग इनटू अकाउंट दैट दी सोसाइटी मेंबर स्ट्रेंथ इज बिटवीन 50 to 100 सोसाइटी मेंबर, यानी कि मीडियम से लार्ज स्केल ऑफ दी सोसाइटी कंसिडर कर रहा हूँ। छोटी सोसाइटी है, 10-12 मेंबर है, तो मोर और लेस इट इज लाइक अ फैमिली। मगर जब भी सोसाइटी बड़ी होती है तभी क्या होता है, उसमें कुछ मराठी लोग होते हैं, कुछ गुजराती लोग होते हैं, कुछ साउथ इंडियन है, कुछ नॉर्थ इंडियन है, कोई दूसरी भाषा बोलने वाले हैं, कुछ नए सोसाइटी में आ गए। जब भी पुराने लोग हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनी रिलीजन और लैंग्वेज, दे आर एज अ फैमिली। जो नए सेकंड सेल में आते हैं वो बहुत बार घुल मिल नहीं जाते, तो वो थोड़ा सा अलग रहते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सोसाइटी में रहने वाले हर एक मेंबर अपना भाई है, ये समझ के पुराने जो हमारे जो भी कोई डिफरेंसेस रहेंगे, डिस्प्यूट्स रहेंगे, वो हमको जमीन में गाड़ने हैं, वो जलाने हैं। जब भी हम जलाएंगे तो ही शुरुआत पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो हमको सबको साथ लेके चलना है। तो हमको फॉर्मेशन ऑफ एक रीडेवलपमेंट कमिटी, जब भी कोई सोसाइटी बड़ी होती है जिनके 3, 4, 5 इमारतें होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन एडिशन टू मैनेजिंग कमिटी वी कैन फॉर्म अ रीडेवलपमेंट कमिटी। ये रीडेवलपमेंट कमिटी में हमारे सोसाइटी में जितने एक्सपर्ट्स है, जैसे कि आर्किटेक्ट है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर्स है, बैंकर्स है, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, उनको हम ये कमिटी में ले सकते हैं। अभी हमारे सोसाइटी में समझो 4 विंग्स है और या समझो 5 बिल्डिंग्स है, तो हर एक विंग के, हर एक बिल्डिंग के हम एक रिप्रेजेंटेशन हमारे डेवलपमेंट कमिटी में ले सकते हैं। नाउ एक छोटा सा इसमें इंसाइट बता देता हूँ कि इसमें लेडीज भी होनी चाहिए।
ओके, बिकॉज लेडीज मेंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो पॉलिटिक्स कम करती है। मेरा अनुभव है कि सोसाइटी में जितने लेडीज मेंबर्स ज्यादा है, दे आर मोस्ट कोऑपरेटिव एंड दे आर मोस्ट प्रैक्टिकल। तो हमको हर एक इमारत से, हर एक विंग से एक एक मेंबर अनुभवी लोग लेने हैं। अभी एक कमिटी का भी फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि आवर चेयरमैन शुड बी सीनियर सिटीजन एंड वेरी बैलेंस्ड पर्सनालिटी, जो सबको साथ लेके जाए। सेक्रेटरी शुड बी वेरी एक्टिव, वेरी प्रोफेशनल, वेरी एफिशिएंट, स्किल्ड पर्सन। दूसरी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखता है, वो जवाबदारी हमको ऐसे मेंबर को देनी है जो दिमाग से बहुत होशियार हो, बहुत ठंडे दिमाग का हो, और जो भी कोई भी मेंबर जो हमारे मीटिंग में जो भी बात करेगा, जो भी मत रखेगा, इट इज टू बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, उसके रफ मिनट्स लेके सोसाइटी में हमको सर्कुलेट करना है, एंड विद द ओपिनियन वी हैव टू फाइनलाइज दोज मिनट्स एंड टाइमली वो हमको सर्कुलेट करना है। तो जो मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखने वाले हैं शुड बी वेरी परफेक्ट। जो ट्रेजरर है, इफ ही इज अ बैंकर और फ्रॉम फिनांस बैकग्राउंड और उसके पास थोड़ा टाइम है, तो एवरी मनी जो अपने पास है उसका प्रॉपरली एफडी करना है, प्रॉपर खर्चा करना है। सो ही विल बी प्रॉपरली स्पेंडिंग मनी, और उसका जो हर एक का जो खर्चे का डिटेल है, कोई भी मेंबर मांगे तो झट से उसको दे देंगे। ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी मेंबर मिनट्स ऑफ मीटिंग मांगे, कोई भी डिटेल्स मांगे, तो हमको उसको इमीडिएटली देना है अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ दोज जेरोक्स कॉपीज और सीडीज। हमको कोई भी हक नहीं बनता कि हम वो छुपा के रख देंगे, ठीक है? वो हर एक मेंबर का अधिकार होता है। दूसरी चीज, जैसे रीडेवलपमेंट कमेटी है जिसमें अलग अलग हम प्रोफेशनल दे देंगे, तो हम उनको थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी भी दे देंगे कि जैसे में आगे का जो काम है, वन पर्सन आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, तो उनको टेक्निकल बारे में जानकारी रखने की, इंफॉर्मेशन देने की और सोसाइटी को गाइड करने की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। कोई लॉयर है, कोई सीए है, तो ही विल टेक द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन। जब भी पीएमसी अपॉइंट होता है, तो हम सब लोगों की सबसे पहले क्या जिम्मेदारी है, तो कुंडली तैयार करना अपने प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ। जैसे कि प्रॉपर्टी कार्ड है, सिटी सर्वे स्केच है, कन्वेंस डीड, इंडेक्स टू, डीपी रिमार्क, रोड रिमार्क, अपने प्लॉट के सामने रोड कितना चौड़ा है, क्योंकि आज जो ज्यादा एफएसआई मिलेगा वो रोड के चौड़ाई के करीब मिलेगा, मीन्स इट इज डिपेंडेंट ऑन द रोड विड्थ ऑफ योर प्लॉट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि सैंक्शनड अप्रूव्ड प्लान, ये होना बहुत ही जिम्मेदारी और जरूर है। अपने पास नहीं है तो हमको आरटीआई डाल के कॉरपोरेशन से किसी भी हालत में हमको ये प्लान पैदा करना है। क्यों पैदा करना है? कि हर एक फ्लैट को जो फंजिबल 35% अप्रूवेबल है, इट इज एज पर दी अप्रूव्ड प्लान। ये अप्रूव्ड प्लान नहीं है तो हमको फंजिबल सर्टिफाई होने में बहुत दिक्कत आती है। कल को हम असेसमेंट एक्सट्रैक्ट, जो अपना टैक्स का रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से करने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर कॉरपोरेशन के इंजीनियर बहुत ही स्ट्रेस करते हैं कि आपका जो भी 60-70s में जो बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी, वो टाइम के अप्रूव्ड प्लान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इन एडिशन टू ऑल आवर डॉक्यूमेंट्स, ये सैंक्शन प्लान किसी भी हालत में दाम साम दंड भेद जो भी नीति है, प्रैक्टिकल हमको पैदा करना ही करना है। तो ये बहुत ही सोसाइटी वाले ध्यान रखें। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अभी ध्यान रखो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आर्किटेक्ट बनाता है उसकी भी जिम्मेदारी है और सोसाइटी मेंबर्स की जिम्मेदारी है कि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो बहुत ही प्रैक्टिकली बेस्ड होना चाहिए। सो पहले इसमें क्या होता है, तो पहले इसमें एफएसआई कैलकुलेशन होता है, जो परमिसिबल बिल्टअप एरिया क्या है, इसमें डिडक्शन क्या है, रोड विड्थ क्या है, रोड अपना वाइडनिंग में कितना जाने वाला है, एम्यूनिटी लगने वाली है क्या। उसके बाद में आपका एग्जैक्टली रिहैब एरिया क्या है, जो अप्रूव्ड बिल्टअप एरिया में है और आप जो आज ऑक्यूपाई कर रहे हो वो बराबर है क्या। किसी ने भी अनऑथराइज किया है तो उसको हम अनऑथराइज एरिया नहीं देंगे। कभी कभी कुछ लोगों ने बालकनीज ली है, टेरेसेस ली है, तो पॉकेट टेरेस होती है
तो वी हैव टू कम टू सम कंक्लूजन के कुछ 20% या 30% ऑफ इस टेरेस वी कैन कन्वर्ट दैट टेरेस एरिया इनटू बिल्ट अप एरिया एंड गिव इट टू देम. हाउएवर वो टेरेस एरिया के ऊपर फंजिबल सर्टिफाई नहीं होता है, तो ये बहुत ही हमको ध्यान में रखना है. देन कम्स टू योर कंप्लीट एफएसआई कैलकुलेशन वेयर इन आपके एग्जिस्टिंग एरिया पे आपको फ्री एरिया डेवलपर कितना दे पाएगा. उसके बाद आएगा रेवेन्यू, और आज के तारीख में रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज रेरा कारपेट एरिया, और प्योर कारपेट से रेरा कारपेट एरिया थोड़ा जाता आता है, से 3 से 5%. तो हमको रेरा कारपेट एरिया पे गणित करना है, यानी अपना 4 से 5% रेवेन्यू ये एक्चुअली बढ़ता है. एंड देन आता है अपना एक्सपेंडिचर, जिसमें ऑल चार्जेस है, जैसे कि हम टीडीआर खरीदते हैं, प्रीमियम एफएसआई खरीदते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस है, ओपन स्पेस डेफिशिएंसी है, स्क्रूटिनी फी है, तो ये सब अप्रूवल चार्जेस है. इसके बाद में फंजिबल एक्सपेंसेस है, रेंट जो हम हर एक मेंबर को टेम्पररी जो अकोमोडेशन में हम शिफ्ट होंगे उसके लिए देंगे, ब्रोकरेज देंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देंगे और कॉर्पस फंड देंगे. इसके टोटल पे हमको इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि हर एक धंधे में इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे यू वोंट अराइव टू अ एग्जैक्ट ग्रॉस रेवेन्यू एंड एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर, और प्रॉफिट आपको एग्जैक्ट क्या है वो समझेगा नहीं. ओके, सो आफ्टर डिडक्टिंग योर एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट फ्रॉम रेवेन्यू यू विल गेट टू नो एग्जैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट. अभी मैं बोल देता हूं कि कभी भी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते समय लालच नहीं होनी चाहिए. आज के तारीख में कोविड के बाद रेट तो 10 से 15% कम हो चुके हैं, जैसे अभी सुनील शर्मा जी ने बताया. इन्वेस्टर फ्रैटर्निटी और भी कम हो चुकी है, लोग सामने नहीं आ रहे. रेरा आने के बाद मार्केट से पैसा उठाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, और जब तक आप प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर नहीं करते यू कैन स्टार्ट सेलिंग योर फ्लैट. तो डेवलपर के हाथ भी पत्थर के नीचे है. तो हमको बहुत ही प्रैक्टिकल सोच के एकदम जमीन पे रह के बी ग्राउंडेड एंड वर्क इट आउट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट. आप लालच रखो तो ये प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल होगा. दूसरी कुछ कुछ चीजें लोगों की एक आदत होती है, जितना निचोड़ना है ना उतना बिल्डर को आज ही निचोड़ डालो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यहाँ पैसा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ कि डेवलपर उतना आपको झक मार के दे दे. मगर ये बहुत गलत एटीट्यूड है, क्योंकि डेवलपर आपके गाड़ी का एक पहिया है, ये आपका अपोजिट पार्टी नहीं है. तो आप उसको अननेसेसरी दबाओगे, निचोड़ोगे, तो जो गलत दिमाग के डेवलपर्स है, मैं सब डेवलपर को जनरलाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे सामने इतने अच्छे अच्छे डेवलपर है जो कमिटमेंट देंगे, स्पष्ट बोलेंगे. शायद आपको थोड़ा सा कड़क लगेगा, मगर जो स्पष्ट बोलता है वो सत्य है और वो अंतिम रहता है. तो जो कुछ गलत किस्म के लोग हैं कि कुछ भी कमिटमेंट करो, पहले डेवलपमेंट राइट्स हाथ में ले लो, कल को आपको तकलीफ करेंगे. इसीलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल फैक्ट्स. देन कम्स टू योर टेंडरिंग प्रोसेस. नाउ टेंडर शुड बी सो वाटर टाइट कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट के टाइम हमको कोई नई कंडीशन डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कि टेंडर डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी सब टर्म्स कंडीशंस आ चुकी है. तो डेवलपर एग्रीमेंट के समय कोई भी ना नहीं बोल सकता. ही हैज टू कंपल्सरीली एग्री कि यस ये कंडीशन है और ये मैंने मान ली है, सो आई हैव एग्रीड दिस कंडीशन, सो लेट्स गो अहेड. सो डेवलपमेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट है वो बहुत आसान तभी होता है जब भी टेंडर डॉक्यूमेंट आपका वाटर टाइट है. अभी टेंडर डॉक्यूमेंट में हमको क्या क्या डालना है. सो फर्स्ट इज टेंडर नोटिस. ये टेंडर नोटिस हम न्यूज़पेपर में सबमिट करेंगे. आप न्यूज़पेपर में नहीं दोगे तो शायद कल किसी के मन के विरुद्ध कोई डेवलपर सिलेक्ट हो गया तो वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाएगा, बोलेगा ये लोगों ने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी. तो अच्छे से अच्छे न्यूज़पेपर में, एक न्यूज़पेपर में भी दिया तो भी चलेगा, मगर अच्छे न्यूज़पेपर में हमको पेपर ऐड देना मेरे हिसाब से अत्यंत जरूरी है. दूसरी टेंडर नोटिस में हमको सोसाइटी के डिटेल्स देने हैं, जैसे कि हर एक टेक्निकल डिटेल्स, प्लॉट एरिया कितना है, एक्चुअल प्लॉट एरिया एज पर सर्वे कितना है, सिटी सर्वे गिनेंगे तो उसमें कितना है. इफ देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी डेवलपर शुड नो दैट. कल को कोई नई चीज उसको मालूम होगी
तो वो बोलेगा अरे अभी ये नई चीज मेरे सामने आ गई है जिससे कोई लॉस हो रहा है, तो अभी मैं ये ऑफर नहीं तुमको दे पाऊंगा। तो हमको कोई भी चीज डेवलपर से छुपानी नहीं है। जो भी अपने प्लॉट में कोई कमजोरियां है या कोई टेक्निकल हिचेस है, तो हमको वो डेवलपर को बतानी है। देन वी नीड टू पुट ऑल डीपी प्लान, रोड विड्थ, उसके आजू बाजू में कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई एंक्रोचमेंट है क्या, हमको पूरी की कुंडली, पूरी प्लॉट की कुंडली जो है वो डेवलपर को हमको देनी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द डेवलपर, ये जैसे है कि जब भी हम हमारी लड़की की शादी करते हैं, यदि वो लव मैरिज नहीं है, तो जब भी हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं लड़का लड़की के लिए, तो जब भी हम जैसे केयरफुल होते हैं, वैसे ही केयरफुल रीडेवलपमेंट में डेवलपर सिलेक्ट करते समय अपने को होना है। तो मैं ये बोलता हूँ ये 4C, ओके, ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे केपेबल डेवलपर होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कोऑपरेटिव होना चाहिए और कंपैटिबल होना चाहिए। केपेबल फॉर व्हाट? फिनेंशियल केपेबिलिटी। आज के तारीख में ये चीज इतनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज उसके पास लिक्विडिटी है कि नहीं। हम क्लियर कट उसको बोल सकते हैं कि बाबा आप हमको आपके जो भी पासबुक है वो दिखाए, आपके जो लिक्विडिटी कैश है वो दिखाए, आप ये प्रोजेक्ट कॉस्ट की अप्रूवल चार्जेस विच आर अल्टीमेटली 30 to 40% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये आप कैसा खड़े करेंगे आज आगे के 3-4 महीने में। ऐसे नहीं हो कि मेरे पास बहुत सारी इन्वेंट्री है, मेरे पास 50 फ्लैट है, वो मैं बेचूंगा, पैसा खड़ा करूंगा। आज के तारीख में फ्लैट बिकना भी डिफिकल्ट है, तो इन्वेंट्री कभी बेचेंगे, कभी पैसा आएगा, तो ये अपने को नहीं होना है। अपने को फिनेंशियल केपेबल स्ट्रॉन्ग डेवलपर होना चाहिए। जिसके पास बहुत प्रोजेक्ट है वो आज के तारीख में वो निगेटिव है, निगेटिव क्वालिटी है। जिसके पास कम प्रोजेक्ट है और ज्यादा लिक्विडिटी है, ही इज अ गुड केपेबल, फिनेंशियली केपेबल डेवलपर। दूसरी चीज है कॉम्पिटेंट, टेक्निकली कॉम्पिटेंट। ये डेवलपर को सब इंफॉर्मेशन है कि नहीं, इसने जितने भी उसके प्रोजेक्ट किए ये सक्सेसफुली कंप्लीट किए है कि नहीं, जिन्होंने वो बिल्डिंग्स कंप्लीट की है उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसी है, कंप्लीटेड क्वालिटी, ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, उसकी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, whether he is careful about construction management, safety management, quality management, माने उसके पास नॉलेज है कि नहीं, उसके पास इंजीनियर की टीम है कि नहीं, टेक्निकली वो क्वालिफाइड है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इट इज अ कोऑपरेटिव, वेदर डेवलपर इज पॉजिटिव बाय अप्रोच, वेदर इज कोऑपरेटिव, या हर एक चीज पे कोई भी एक इशू निकले तो झगड़े हमको नहीं चाहिए, यू शुड बी वेरी कोऑपरेटिव। चलो ठीक है, कोई एक प्रॉब्लम आता है जिससे 5 लाख रुपया खर्चा आता है, कल को कहीं 5 लाख की बचत हो गई तो एडजस्ट हो गया। हर बार कुछ भी हो गया कि वो डेवलपर पैसे का गणित करे, तो दिस इज वेरी निगेटिव अप्रोच। तो हमको वो कोऑपरेटिव होना चाहिए। बाद में कंपैटिबल, हमारे सोसाइटी मेंबर की और वो डेवलपर की वेवलेंथ जमती है कि नहीं, या वो इतना बड़ा आदमी है आज हमारे सामने मिलने को आ गया, मगर कल को कोई अपॉइंट होने के बाद कोई प्रॉब्लम आवे तो हम उसके रिसेप्शन में 4-4 घंटा बैठे, तो ये तो बराबर बात नहीं है। कभी भी लगे तो हमको वो फ्रीडम होना चाहिए कि हम राइट पर्सन से, राइट मैनेजमेंट से, या इन केस ऑफ इमरजेंसी हम डायरेक्टली डेवलपर जो डायरेक्टर है, पार्टनर है, उससे बात कर सके। वी नीड टू हैव दैट फ्रीडम। नहीं तो कल को वो डेवलपर से मिलना बोले तो प्राइम मिनिस्टर को मिलने जैसा हो जाएगा, तो इट शुड नॉट हैपन। सो ये डेवलपर सिलेक्शन क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नियम में लिखा है कि डेवलपर सिलेक्ट करने के लिए हमको डेप्यूटी रजिस्ट्रार को खत लिखना है और उनके अप्रूव्ड ऑफिसर के प्रेजेंस में हमको ये मीटिंग करनी है, जिसमें 67% कोरम कंपलसरी है, और जो टोटल मेंबर जितने सोसाइटी के हैं उसके 51% मेंबर शुड अपॉइंट अ डेवलपर और सिलेक्ट अ डेवलपर बाय मेजॉरिटी ऑफ 51% ऑफ टोटल मेंबर। ये तो एक नियम हो गया, मगर मैं एक आपको इंसाइट देता हूँ। ये फाइनल मीटिंग जो है, जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिसर के प्रेजेंस में होती है, वीडियो शूटिंग होता है, मगर उससे पहले 1 दिन या 2 दिन सोसाइटी को एक इनफॉर्मल मीटिंग अरेंज करनी है। ये इनफॉर्मल मीटिंग में चर्चा करनी है सब लोगों को
कौन सा डेवलपर पसंद है, उसका एनालिसिस वो मीटिंग में हो जाएगा, चर्चा हो जाएगी, जिसके लिए जो भी उस दिन सब लोग मानते हैं। तो मैं बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा कर चुका हूं कि जो वो इनफॉर्मल मीटिंग है, वो इनफॉर्मल मीटिंग में जो भी डिसीजन होगा वो सब मेंबर मान लेंगे, और वो जो फाइनल मीटिंग है जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार के प्रेजेंस में होगी, वो मीटिंग में कोई अननेसेसरी चर्चा नहीं होगी, कोई अननेसेसरी झगड़ा नहीं होगा, और जो इनफॉर्मल मीटिंग में सब लोगों ने डिसीजन लिया है, कोशिश ये रहेगी, यू कांट मेक इट कंपलसरी टू एवरी पर्सन टू अबाइड विथ दैट डिसीजन ऑफ दैट इनफॉर्मल मीटिंग। मगर हम सब एक इमारत में रहते हैं, इतने बरस साथ में है, तो भाईचारे से कम ये तो एक डिसीजन ले सकते हैं कि जो इनफॉर्मल मीटिंग है जिसमें वो जो डिसीजन होगा वो सबके लिए मंजूर होगा, एंड देन फाइनल मीटिंग में कोशिश रहेगी कि हम वही डेवलपर को सिलेक्ट करेंगे। ये नियम नहीं है, किसी को हम प्रेशर नहीं कर सकते, मगर ये एक सक्सेस फॉर्मूला है जिससे वो फाइनल मीटिंग में झगड़े नहीं दिखते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखती, क्योंकि वो भी वीडियो शूटिंग होता है। तो हमारा साथ जाने का जो मतलब है वो सक्सेस होना चाहिए उस दिन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनलाइजेशन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जैसे मैंने बोला, टेंडर डॉक्यूमेंट आपका वाटर टाइट है तो ड्राफ्ट फाइनल करना डेवलपमेंट एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटर्नी आसान है। दोनों वकील जो है कोऑपरेटिव होनी चाहिए, मींस झगड़े की प्रवृत्ति कोई भी वकील में नहीं होनी चाहिए। जो पॉइंट पॉजिटिव है उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट मंजूर हो जावे, मगर कभी कभी मैंने देखा है कि ये पॉइंट एक्सेप्ट करो, नहीं तो ये झगड़ा हो जाएगा, हम मीटिंग से उठ के जाएंगे, तो ये नहीं होना है। कभी कभी कोई झगड़े के इश्यूज है, उसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं पार्क दोज इश्यूज असाइड, कि समझो 1 2 3 समझो डिफरेंसेस के मुद्दे हैं, तो उसको पहले बाजू में रखो, तब तक 97% ऑफ ड्राफ्ट अप्रूव करके ले लो, और बाद में एक दिन थोड़े सब सीनियर मेंबर्स, सब टेक्निकल लोग साथ में बैठ के ठंडा दिमाग रख के वो जो 3 पॉइंट्स है वो विन विन सिचुएशन करके, ना किसी एक के फेवर में, हमको डेवलपर और सोसाइटी मेंबर दोनों की सुरक्षा देखनी है, और वो करके ड्राफ्ट हमको वो फाइनल करना है। दूसरी चीज ध्यान में है कि जो भी फाइनल ऑफर डेवलपर ने टेंडरिंग के दरमियान दी है और जो भी रिप्रेजेंटेशंस दिए हुए हैं डेवलपर ने, दे ऑल along with the final commercial offer and tender document, they will be annexed as the annexure to the final development agreement। क्योंकि बाद में ऐसा नहीं हो जाए कोई चीज आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसका जो डेवलपर की ऑफर है, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, कभी उसने बोला होगा कि मैं इसके बदले आपको ये अच्छी चीज दूंगा, और वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आने की भूल गई, तो देन टुमारो वो डेवलपर समझो अच्छी नियत का नहीं है तो वो मुकर जाने की चांसेस है। तो ऑल रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय डेवलपर बेस्ड ऑन विच वी हैव सिलेक्टेड द डेवलपर शुड बी पार्ट एज अनेक्शर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यही मीटिंग में सोसाइटी की तरफ से 3 या 4 मेंबर हम नॉमिनेट करेंगे टू साइन द डेवलपमेंट एग्रीमेंट, पावर ऑफ अटर्नी एंड देन फर्दर इंडिविजुअल एग्रीमेंट। जैसे कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट जब भी हम साइन करते हैं तो development agreement is signed between developer and society, and all these society members sign that development agreement as confirming party। However, इसके बाद जब ये इंडिविजुअल एग्रीमेंट साइन होगा परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन का, वो डेवलपर और सोसाइटी मेंबर के बीच में होगा, और सोसाइटी एज अ कंफर्मिंग पार्टी साइन करेगी। तो इसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, तो और 1-2 मेंबर, आइदर कमिटी मेंबर or development committee member could be part of it, and then we can even record it that any 3 member of 4 or 5 ये होनी चाहिए। if one of the member is too senior or medically not fit, तो उनको ये साइनिंग अथॉरिटी में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको कम से कम 50 बार वो रजिस्ट्रेशन को जाना पड़े, and then it should not be problem to that senior citizen who is not medically fit। okay? इसके बाद हमको क्या करना है, तो हमको एक एक्सेल शीट सर्कुलेट करनी है जिसमें फ्लैट वाइज सोसाइटी मेंबर का नाम, उसका एग्जिस्टिंग कारपेट एरिया प्लस एडिशनल फ्री एरिया जो डेवलपर उसको दे रहा है, तो इसकी टोटल कितनी होगी, मींस
एज पर टेंडर फाइनल ऑफर डेवलपर आपको कितना एरिया दे रहा है। समझो किसी का 500 फुट है और डेवलपर 20% दे रहा है, तो 500 प्लस 100 तो 600 हो गया। तो उसके आगे में और एक कॉलम होना चाहिए, whether any society member want to purchase additional carpet area at a discounted price which is agreed into a tendering process development agreement। तो वो लिखेगा कि मुझे और एक 100 फुट चाहिए, तो 600 प्लस 100 तो 700 हो गया। तो देन देयर विल बी एडिशनल टाइप्स ऑफ प्लान। तो आर्किटेक्ट जो है डेवलपर का उसको समझेगा कि इसमें कैटेगरीज क्या है, एंड देन वी हैव टू मेक फ्यू कैटेगरीज विच आर नियर बाय टू एरियाज। कि हम क्या करते हैं, एक 1 BHK, एक लैविश 1 BHK, एक कॉम्पैक्ट 2 BHK, एक थोड़ा सा लैविश 2 BHK जिसमें डाइनिंग एरिया भी आएगा, देन प्रोबेबली 2.5 BHK, 3 BHK, ऐसे 5, 6, 7 कैटेगरीज होंगी। क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज करना भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि स्ट्रक्चरली कॉलम के ऊपर कॉलम आना, बहुत सारे कैंटिलीवर अवॉइड करना, ये चीजें हमको ध्यान रखना है। बिकॉज जितनी ज्यादा अच्छे स्ट्रक्चरली स्टेबल डिजाइन हो उतनी लाइफ बिल्डिंग की बढ़ जाती है। दूसरी चीज, वो एक्सेल शीट जब भी घुमाएंगे तो ये भी पूछेंगे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या अपने सोसाइटी मेंबर की। कभी कभी सोसाइटी मेंबर क्या बोलते हैं, हमको भले कॉम्पैक्ट फ्लैट होगा मगर हमको 1 BHK के बदले 2 BHK दे दो। उसमें क्या होगा, आपका किचन छोटा हो जाएगा और सेकंड बेड भी छोटी हो जाएगी, जो भी है। मगर लोगों से अपने को उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कभी कभी क्या होता है लोगों के 2-2 फ्लैट सोसाइटी में होते हैं, तो वो बाजू बाजू में देना है नहीं देना है, तो ये भी हमको आर्किटेक्ट को बिफोर ही स्टार्ट्स डिजाइनिंग ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देनी है। इसके बाद सभी प्लान इंटरनली सैंक्शन होने के बाद आर्किटेक्ट जो है ये नक्शे तैयार करेगा और कॉर्पोरेशन में सबमिट करेगा। कॉर्पोरेशन में ऑल एनओसीज रिक्वायर्ड लेने के बाद जब भी नक्शे मंजूर होंगे, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर होगा। ओके, मेरी एक आपको इंसाइट है, सक्सेसफुल फॉर्मूला में एक इंपॉर्टेंट बात है कि अप्रूवल होने के बाद इमीडिएटली प्रोजेक्ट रजिस्टर हो जाएगा और उसके बाद ही सोसाइटी के इंडिविजुअल एग्रीमेंट, जो परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन मीन्स नए बिल्डिंग में जो नया फ्लैट मिलेगा उसका एग्रीमेंट, जो डेवलपर इंडिविजुअल मेंबर के बीच होगा, सोसाइटी मेंबर विल बी कंफर्मिंग पार्टी। तो जब भी नक्शे मंजूर हो जाएंगे, रेरा प्लान मंजूर होगा, रेरा प्रोजेक्ट मंजूर होगा, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही अपने को इंडिविजुअल एग्रीमेंट करके जगह का पोजीशन देना है। कभी भी ध्यान रखो, अप्रूवल होने से पहले हमको डेवलपर को पोजीशन देना नहीं है। कभी दुर्भाग्यपूर्ण अप्रूवल लंबा गया तो आपके जेब से आपको रेंट भरना पड़ेगा। आज बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ कुछ गलत दिमाग के डेवलपर लोगों को बोलते हैं आप जल्दी खाली करो। ये पहले बहुत होता था रेरा के पहले, कि जैसे ही शिफ्टिंग हो गया कि प्लॉट को पत्रे लगते थे और वो मार्केट से पैसे उठाना चालू करता था। तो हमको ये कभी भी होने नहीं देना है। पोजीशन देने के बाद कभी कभी लोग मजाक में बोलते हैं कि सोसाइटी मेंबर जो पहले स्ट्रांग होते हैं वो पोजीशन डेवलपर को देने के बाद वो चूहे बन जाते हैं। ओके, तो जब भी अच्छा डेवलपर है तो ये चीज आती नहीं है, बिकॉज डेवलपर इज ऑल्सो व्हील ऑफ आवर कार। हम जितना इंपॉर्टेंट है डेवलपर उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों हाथ मिलाएंगे नहीं तो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं होगा। मैं और एक आपको इंसाइट दे देता हूँ यही डेवलपर के बारे में। डेवलपर कभी भी हर बार चोर नहीं होते, ध्यान में रखना। कुछ कुछ लोगों के जहन में है कि डेवलपर चोरी होता है, ऐसे नहीं है। डेवलपर बनना और डेवलपर के हैसियत से प्रोजेक्ट करना कोई आसान बात नहीं है। और आज के तारीख में नोटबंदी, रेरा, जीएसटी, रिसेशन और ये कोविड पैंडेमिक, डेवलपर बनना और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट करना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो डेवलपर को उतना ही सम्मान देना इंपॉर्टेंट है और डेवलपर ने भी सोसाइटी मेंबर को सम्मान देना इंपॉर्टेंट है। मेरा एक अनुभव है, जो सोसाइटी में कमिटी या कुछ सोसाइटी मेंबर विरोध करके, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को लगता है कि विरोध करने से हमको ज्यादा फायदा मिलेगा। ओके, तो डेवलपर को थोड़ा परेशान करो तो वो अपने नाक दबा के अपने पैरों पले आएगा।
आज ये सिचुएशन नहीं है। और ध्यान रखना, कोई भी सोसाइटी में जो पैकेज सिस्टम चलती है, जो भी गलत सोच के कमिटी मेंबर या सोसाइटी मेंबर होते हैं, वो डेवलपर से पैसा खाएंगे तो कभी भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। कुछ कुछ जगह मैंने देखा है, वो आर्किटेक्ट पीएमसी को ही पैसा खिलाते और वो पीएमसी पैसा खा के वो गायब हो जाता है, चुप बैठता है और कभी भी कोई भी गलत चीज के ऊपर आवाज नहीं उठाता। इसलिए वी नीड टू बी वेरी प्रिंसिपल्ड। ये पैसा खाने की कमाने की चीज नहीं है। तो जब भी कोऑपरेटिव अप्रोच से भरोसा रख के आगे जाएंगे तो ही ये प्रोजेक्ट सक्सेस होगा। ओके, डोंट रिमूव इलेक्ट्रिकल वायर्स, डोंट रिमूव प्लम्बिंग फिटिंग्स, नहीं तो प्लम्बिंग फिटिंग निकाल दो और कल को पानी की टंकी से पानी बहता जाएगा, सब प्रॉब्लम होगा। चोरी होने के भी बहुत असर होते हैं। तो नीड टू बी कोऑपरेटिव। तो डेवलपर जो है इमारत बाद में गिराएगा। बिफोर डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, डेवलपर, सोसाइटी एंड आर्किटेक्ट टीएमसी should form a construction management plan। अभी ये क्या प्लान है? दिस इज द कंप्लीट पिक्चर के डिमोलिशन से पहले और इमारत कंप्लीट होने के बाद जब भी आप इमारत का ताबा लेते हो तब तक ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैसे हो जाएगी, कैसे सिक्योरिटी हो जाएगी, कैसे सिस्टमेटिक काम होगा, इसका ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्लान है। इसमें क्या क्या हमको प्लानिंग करना है, तो इसमें लेबर कैंप कहाँ होगा, सोसाइटी और साइट ऑफिस कहाँ होगा, स्टोर रूम कहाँ होगा, बिल्डिंग मटेरियल हम कहाँ स्टोर करेंगे। आज इतने बरस हम वहां रह रहे तो अपने आजू बाजू के जो भी सोसाइटी मेंबर्स है उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए अपने कि हमको ये कैसा करना है। देन सॉइल इन्वेस्टिगेशन करनी है जिसके मुताबिक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमको फाउंडेशन सॉइल बेरिंग कैपेसिटी लेके आरसीसी ड्राइंग्स जो है, कॉलम कितना चौड़ा होगा, बीम कितना चौड़ा होगा, वो डिजाइन करेगा। Then we will also plan the bar chart, means construction management chart, कि कौन से दिन काम शुरू होगा, कौन से दिन एक्सकेवेशन पूरा होगा, कभी फुटिंग कंप्लीट होंगे, कभी प्लिंथ कंप्लीट होगा, कभी आरसीसी कंप्लीट होगा, बांधकाम कभी शुरू होगा। सो वी कैन इमीडिएटली फॉलो दैट एंड एवरी वीक या एवरी फोर्टनाइट ज्वाइंट मीटिंग होगी और ये बार चार्ट, प्रोग्रेस चार्ट हम चेक करेंगे। हम समझो पीछे पड़े हुए हैं तो इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट या लेबर बढ़ा के वी विल इंश्योर कि हमारा जो पीछे पड़े हुए हैं वो हम टाइम बचा के इफेक्टिवली वही समय में इमारत कंप्लीट करेंगे। देन वी हैव टू प्लान शी पॉलिसी। शी इज सिक्योरिटी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट पॉलिसी। सिक्योरिटी ऑफ होम, सिक्योरिटी ऑफ आवर बिल्डिंग मटेरियल, जिसकी चोरी ना हो। लेबर्स, जो सेफ्टी मेजर्स है, जो सेफ्टी बेल्ट लगाएंगे, हेलमेट लगाएंगे, ओके। और जो भी रास्ते पे भी लोग आते जाते हैं इनकी भी सेफ्टी अपने को ध्यान रखनी है। देन हेल्थ इशू, आज हम कोविड में देख रहे हैं कि हर एक मेंबर का हेल्थ, जिसका हम चार्ट मेंटेन करेंगे कि उसको कोई बुखार तो नहीं है ना, उसकी ऑक्सीजन लेवल बराबर है ना, उसको खाना वक्त से रेशन लेबर को मिल रहा है कि नहीं, ये सब इश्यूज अपने को चेक करना है। एंड देन एनवायरमेंट, जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है कि अपने पास जो सीमेंट आ रहा है उसकी थैलियां यहाँ वहां गिरी हुई है, तो कोई भी इको फ्रेंडली मटेरियल हमको इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज हम जब इमारत गिराएंगे तो उसका डेब्रिस है वो कहीं हाईवे पे रास्ते के बाजू में हम डिपॉजिट नहीं करेंगे। जो गवर्नमेंट ने डेब्रिस डिपॉजिट यार्ड दिए हम वही डेब्रिस डालेंगे। जब भी हम एक्सकेवेशन करेंगे तो जमीन का जो मलबा निकलेगा, कीचड़ निकलेगा, वो रास्ते पे नहीं छोड़ना है, नहीं तो जो टू व्हीलर्स रास्ते पे जा रही है वो कीचड़ पे गिर सकते हैं, वो लोग एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर एनवायरनमेंट। आज हमने देखा है कि हमने हमारे निसर्ग को, एनवायरनमेंट को इतना अब्यूज किया है, तो आज हम देख रहे हैं उसके जो एडवर्स इफेक्ट है। और आज लॉकडाउन के पीरियड में हम देख रहे हैं अपना जो निसर्ग है, एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो कितना क्लीन हो गया है। सो वी डोंट हैव एनी राइट टू पोल्यूट आवर climate and environment. Then we have to take a car policy, that is contractors all risk policy. कल को कोई भी हादसा होता है तो जिसकी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है, न कि आर्किटेक्ट टीएमसी और न कि सोसाइटी मैनेजिंग कमिटी एंड सोसाइटी मेंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी। आज के कोविड के जमाने में लेबर इंश्योरेंस जो होता है, जिसमें कोविड का भी इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये कवर होना चाहिए।
सो वी नीड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड केयरफुल। और दूसरी चीज क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी, ये जो भी काम होगा जिसकी क्वालिटी कैसी बराबर हो जाएगी, काम जो होगा वो सही कैसे होगा, जिसे आर्किटेक्ट, पीएमसी, इंजीनियर, एमईपी कंसल्टेंट, इनकी जो पीरियोडिक सुपरविजन है, और जो भी हम कंप्लीटेड मटेरियल का क्यूब टेस्ट करेंगे, कंक्रीट का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करेंगे, इसके टेस्ट रिपोर्ट आर्किटेक्ट, पीएमसी की जवाबदारी है वो चेकिंग करना। और ये चेकिंग जब भी हो जाएगा तो देन आर्किटेक्ट विल सर्टिफाई कि जो रिजल्ट आ गए वो सही है कि नहीं। ओके, सो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट होती है, वी हैव टू, आर्किटेक्ट जो है वो ऑक्यूपेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है, और कॉर्पोरेशन में एप्लीकेशन करके वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेते हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने का मतलब है बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जॉइंट इंस्पेक्शन। ध्यान रखना, कभी कभी लोगों को इंटीरियर करने की इतनी घाई होती है, वो डेवलपर के पीछे पड़ता है कि हमको सॉफ्ट पोजीशन दे दो कि हम जल्दी से जल्दी इंटीरियर करेंगे। तो जब तक आपकी पूरी कंप्लीट क्लीनलीनेस वगैरह सब सफाई होने तक हमारा ना फर्नीचर हो जाएगा। मगर हम भूल जाते हैं, हम जिसका पोजीशन लेते हैं वो फ्लैट का क्वालिटी बराबर है कि नहीं। दैट्स व्हाई वी हैव टू अरेंज अ जॉइंट इंस्पेक्शन, जिसमें डेवलपर का इंजीनियर, पीएमसी का इंजीनियर एंड ईच सोसाइटी मेंबर हर एक फ्लैट में जाएगा। जो भी चीज छोटी मोटी बैलेंस है, बची कुची है, जिसका फिनिशिंग बराबर नहीं है, सफाई बराबर नहीं है, नल में पानी नहीं आ रहा है, कोई एक आधा इलेक्ट्रिक स्विच काम नहीं कर रहा है, कोई लाइट नहीं जल रहा है, कोई टाइल टूटी है, कोई स्लाइडिंग विंडो में बहुत कचरा है, तो छोटी से छोटी चीज जो है इसकी एक लिस्ट बनती है। डेवलपर वो सब चीजें बराबर कर देता है, स्नैग लिस्ट जो है वो क्लियर करता है। देन ओनली वी हैव टू टेक पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल फ्लैट, बिल्डिंग एंड लैंड। क्योंकि हम लैंड कोई डेवलपर को बेचे नहीं थे, वी हैड ओनली गिवन द लाइसेंस टू डेवलपर टू एंटर द प्लॉट एंड एग्जीक्यूट द रीडेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो हमने खाली लाइसेंस दिया हुआ था, वो लाइसेंस हमको इन्वोक करना है, वापिस लेना है, और जमीन का पोजीशन हमको लेना है। उसी समय हमको एक डॉक्यूमेंट साइन करना है जो टेकिंग ओवर, हैंडिंग ओवर पोजीशन। ओके, देन द प्रोसेस इज ऑफ हैंडिंग ओवर पोजीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें क्या क्या आता है। जब भी हम ये डॉक्यूमेंट साइन करते हैं 100% पीसफुल वेकेंट पोजीशन का, एट द सेम टाइम हमको क्या क्या ध्यान रखना है। तो डेवलपर को ऑल हैज बिल्ट ड्राइंग मीन्स पहले जो ड्राइंग अप्रूव हुए थे, इसमें बाद में छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, और वो भी नक्शे मंजूर ऑक्यूपेशन के समय, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के समय वो नक्शे मंजूर किए होते हैं। तो हैज बिल्ट ड्राइंग, जिसमें ऑल आर्किटेक्चरल प्लान, ऑल स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ऑल एमईपी मीन्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग के वायर कहाँ से कहाँ गई हुई है, प्लम्बिंग का पाइप कहाँ से कहाँ गया हुआ है, फायर का पाइप कहाँ से कहाँ गया हुआ है, तो ये सब नक्शे। देन योर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, उसके प्लान्स, एंड देन ऑल प्लान्स अप्रूव्ड बाय कॉर्पोरेशन, all communication with municipal corporation, then all communication with your water supply department, drainage department, then storm water department, कि हमारी पानी की लाइन कहाँ से कहाँ गई है, देन जो केबल एमएसईबी की, रिलायंस एनर्जी की आ गई है, वो कहाँ से कहाँ आ गई है। नहीं तो आगे चल के 10 बरस बाद हम होली के लिए खड्डा करेंगे और नीचे इलेक्ट्रिक की केबल रहेगी। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। जब भी 30-40 बरस बाद हम वापिस ये इमारत रीडेवलप करेंगे, तभी नेक्स्ट जनरेशन को पूरे नक्शे हाथ में होगी। या कभी 5-10 बरस बाद हम कोई भी टॉयलेट की टाइल बदलेंगे, प्लम्बिंग बदलेंगे, तो कहीं से भी कभी कभी क्या होता है, हम वो दीवार को पियर्स करते हैं, ड्रिल करते हैं, और इसके पीछे पीवीसी का पाइप होता है पानी का, और उसमें पंक्चर होता है और लीकेज शुरू होता है। So we need to be very careful on those issues. Okay, and then also जैसे कि हम जब भी डेवलपमेंट एग्रीमेंट के समय पोजीशन दिए थे डेवलपर को, सो हैंडिंग ओवर पोजीशन तक ऑल टैक्सेस भरने की जिम्मेदारी सोसाइटी की थी। अभी जब भी नए इमारत की पोजीशन डेवलपर अपने को देता है, तो उसके दिन तक ऑल टैक्सेस भरने की जिम्मेदारी डेवलपर की थी, और उसके बाद की जिम्मेदारी सोसाइटी की है। तो डेवलपर नीड टू सबमिट
ऑल दी टैक्सेस पेड रिसीट्स, कि हमने प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ है, एनी टैक्स भरा हुआ है, तो उसकी सब रिसीट्स। और इसके आगे चल के जो प्रॉपर्टी टैक्स होना है उसकी भी एक प्रोसेस होती है। असेसमेंट डिपार्टमेंट वाले लोग आते हैं, आपके फ्लैट का मेजरमेंट लेते हैं और उस हिसाब से आपको रेटेबल वैल्यू पक्की होती है। तो उसमें भी कभी कभी कॉर्पोरेशन वाले रेटेबल वैल्यू बहुत जगह ऐसे देखा गया है ज्यादा लगाते हैं तो अपना टैक्स बढ़ता है। तो वी हैव टू बी वेरी विजिल, वी नीड टू क्रॉस चेक दैट रेटेबल वैल्यू। इफ फाउंड रॉन्ग, वी हैव टू अप्लाई कॉर्पोरेशन असेसमेंट डिपार्टमेंट कि सर आपने ये एरिया गलत लगाया है या आपने ये रेटेबल वैल्यू गलत की है, क्योंकि वो गलत टैक्स आगे 40 वर्ष चलने वाला है। वी हैव टू वेरी केयरफुल ऑन दोज ग्राउंड्स। और इन एडिशन टू दैट अपने को सब जो बिल्डिंग मटेरियल डेवलपर ने दे दिया है और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जितने भी मटेरियल आ गए उसके जो टेस्ट सर्टिफिकेट्स है, जैसे जो भी सीमेंट साइट पे आ गया था, स्टील आ गया था, उसके टेस्ट सर्टिफिकेट। और हम देखेंगे कि लिफ्ट नई इंस्टॉल हो चुकी है, फायर फाइटिंग सिस्टम लगी हुई है, प्लम्बिंग के फिटिंग्स है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है, और ये सब चीज है कि सीसीटीवी लगा हुआ है, वाटर पंप लगा हुआ है, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। तो ये सबके गारंटीज एंड वारंटीज जो डेवलपर को वो मैन्युफैक्चरर ने दिए हुए हैं, दैट वी नीड टू टेक इन अवर पोजीशन फ्रॉम डेवलपर। क्योंकि हर एक की जो फाइन प्रिंट होती है कि ये आप करेंगे तो गारंटी वॉइड होती है, तो हमको ध्यान रखना है। कभी कभी लिफ्ट कंपनी बोलती है कि पैसेंजर लिफ्ट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर फ्रेट लिफ्ट। मीन्स हम कोई भी सीमेंट, सैंड या प्लाईवुड या कोई हेवी मटेरियल मोर देन दी सर्टिफाइड हम उसमें नहीं लेके जावे। जब भी लिफ्ट में प्रॉब्लम आता है और लिफ्ट कंपनी को समझ जाता है कि आपने यहाँ सीमेंट लेके गए तो वो शायद आपको वो गारंटी वारंटी में कवर नहीं करेंगे। सो वी नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर। एंड एक जो फ्रेट लिफ्ट होगी उससे ही सबका इंटीरियर का सामान जाएगा। पैसेंजर लिफ्ट में इंटीरियर का सामान कतई नहीं जाएगा। दैट लिफ्ट विल नॉट बी स्टार्टेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑल इंटीरियर। हमको ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, ये हर एक कंपनी के ऑपरेशनल मैनुअल्स है। सो ऑपरेशनल मैनुअल्स सोसाइटी को देने हैं। जैसे कभी आग लगे तो वो सिस्टम कैसे मैनेज करनी है वो सोसाइटी के हर मेंबर को मालूम होना चाहिए। नहीं तो वहाँ स्प्रिंकलर है, वहाँ वेट राइजर है, ड्राई राइजर है, मगर हमको समझ ही नहीं आता है कि वो सिस्टम कैसे करे। जैसे कि एक्सटिंग्विशर है तो एक्सटिंग्विशर कैसे चालू करना है, मीन्स वहाँ अपने पास सिस्टम है लाइफ सेविंग, बट वी आर नॉट अवेयर। हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि कम से कम गिवन टाइम एज पर दी एनओसी गिवन बाय द फायर ऑफिसर कितने महीने में हमको उसका टेस्ट करना है कि इक्विपमेंट इज वर्किंग कंडीशन। अभी बहुत बार देखा है कि एक्सटिंग्विशर लगाया कि 4 वर्ष में वो नया कोई बदलता ही नहीं है। अभी 4, 5, 10 वर्ष बाद आग लगे तो वो एक्सटिंग्विशर कैसे काम करेगा? तो उसको बदलना चाहिए, उसको अपग्रेड करना चाहिए। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर सेफ्टी। जैसे कि रेफ्यूज फ्लोर है कि जो आग लगती है तभी हमको वहां भागना है और वहां हम फायर फाइटर हमको बचाते हैं। अभी दुनिया वाले लोग वहां पेड़ लगाते हैं, सेफ्टी के लिए वहां जाली लगाएंगे, तो मेन पर्पस डिफीट होता है। कुछ कुछ गलत सोच के डेवलपर वो रिफ्यूज फ्लोर में फ्लैट भी बेच देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये रेफ्यूज फ्लोर सोसाइटी को ही मिले। फिटनेस सेंटर आज हमको फ्री मिलता है, तो फिटनेस सेंटर, सोसाइटी ऑफिस, ये सब चीज फ्री ऑफ FSI है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डेवलपर जब भी अच्छे डेवलपर तो आपको अच्छी एमिनिटी बता के दे देंगे। बहुत सारे डेवलपर हमने देखे हैं, बहुत सारे मेरे टेंडर में चीज होती है कि फिटनेस सेंटर में हमको इक्विपमेंट देके अच्छा इंटीरियर बना के दे दो। सोसाइटी ऑफिस में पूरे कंप्यूटर्स, 100 लोगों की बैठने की चेयर्स, CCTV, फायर के जो भी DVR होंगे एकदम प्रॉपर डेवलपर बना के दे देता है। तो उसकी मैनुअल लेके हमको समझना है। देन आवर सोसाइटी मैनेजर शुड फॉलो, शुड अंडरस्टैंड कि वो CCTV कैसे चेक करना है। हर 15 दिन बाद उसका जो बैकअप खत्म होता है कैपेसिटी, तो वी नीड टू इंश्योर इट कि कोई हमको बैकअप उसका लेना है क्या, एडिशनल बैकअप। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल about all those things. And then last and foremost, developer need to submit the copy of all sale agreements.
जो जो नए फ्लैट परचेसर है उनकी एग्रीमेंट देनी है और एग्रीमेंट की कॉपी, सोसाइटी मेंबर के एप्लीकेशन फॉर्म, शेयर मनी और एंट्रेंस फी, ये जब भी देंगे तो विद इन 1 month's टाइम द मैनेजिंग कमिटी शैल कॉल फॉर स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग, जिसमें ये नए मेंबर को बुलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे और उनको नए अपनी जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उसका मेंबर करेंगे और उनको शेयर सर्टिफिकेट सम्मान पूर्वक देंगे, क्योंकि वो फ्लैट खरीदते हैं, उनके ही पैसे में अपनी बिल्डिंग बनती है, तो उनको सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। और नए मेंबर भी पुराने जो मेंबर है जिन्होंने आज इतनी मेहनत करके ये बिल्डिंग नहीं बनाई है, उनका रिस्पेक्ट करके सबको थैंक्स गिविंग मीटिंग होनी चाहिए। और मैं बोलता हूँ तुम्हारे पीएमसी का काम 99% उसी दिन खत्म होगा, बट 100% तभी खत्म होगा एज पर रेरा, द गारंटी एंड वारंटी ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर 5 years। तो डेवलपर की जिम्मेदारी है, पीएमसी की जिम्मेदारी है आगे के 5 वर्ष लोगों को सर्विस देवे। एक चीज सोसाइटी मेंबर को ध्यान रखना है, जो भी डेवलपर ने अच्छा बना के दे दिया है उसमें अल्टरेशन नहीं करने। आपने टॉयलेट में कुछ अल्टरेशन किए तो वो वाटर प्रूफिंग की उसकी गारंटी वॉइड हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि हमको कोई भी चीज तोड़नी नहीं है, कोई अल्टर नहीं करनी है, उसको वारंटी जो है वो वॉइड हो जाएगी। तो ये मैं वापस बोलता हूँ कि ये जो रीडेवलपमेंट सक्सेस फॉर्मूला है, ये ऐसे नहीं है कि हमारे सब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। वी नीड टू गो विथ वेरी गुड ट्रांसपेरेंसी, सब लोगों को साथ में लेके जाना है, डेवलपर को भरोसा रखना है, डेवलपर ने भी लोगों का भरोसा तोड़ना नहीं है। हम एक साथ जेके आगे चल के कोई भी तकलीफ आती है तो एक जॉइंट मीटिंग करके 2-2 पांव आगे आके कोऑपरेशन में छोटी मोटी चीज जो है गिव एंड टेक करके विन विन सेशन में आगे जाएंगे तो कोई भी रीडेवलपमेंट सक्सेसफुल होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।